गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप के साथ साथ हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसके संसाधन, जो क्या क्या संसाधन यूज होते हैं। तो हमने 4 संसाधन बताए थे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो एंजाइम बताए थे जो हमने पढ़ चुके हैं एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया था हमने, वाहक बताया था। ठीक है, बहुत सारे भाग पढ़े जिसमें हमने प्लाज्मिड पढ़ा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा, कॉस्मिड पढ़ा, फेजमिड पढ़ा। ठीक है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद 2 टूल्स और बच जाते हैं, एक तो वांछित जीन या डिजायर्ड डीएनए। क्या वांछित जीन या वांछित डीएनए या डिजायर्ड जीन। ठीक है, और एक बच जाता है परपोषी कोशिका। एक क्या बच जाता है, परपोषी कोशिका। तो अपन पहले पढ़ेंगे वांछित जीन। ठीक है, पहला पढ़ते हैं वांछित जीन या डिजायर्ड डीएनए। देखो ना, वांछित जीन क्या होती है, डिजायर्ड डीएनए क्या होता है। देखो, यह वह डीएनए होता है जिसकी हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए, जिसको हम अभिव्यक्त करा रहे हैं और अभिव्यक्त करा के हम इसके प्रोडक्ट, जो इससे प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो है वांछित जीन। ठीक है, इस वांछित जीन को हम क्या करते हैं, कोशिका के अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका के अंदर ट्रांसफर करते हैं। किसके साथ जोड़ के, वाहक के साथ जोड़ के। ठीक है, तो जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का एक खंड है ये, डीएनए का खंड, जिसकी हम क्या चाहते हैं, बहुत सारी कॉपी, बहुत सारी कॉपी चाहते हैं, उसको अभिव्यक्त कराना चाहते हैं। अभिव्यक्त कराना चाहते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम डिजायर प्रोडक्ट, वांछित उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो है हमारा डिजायर डीएनए। अब देखो ना, डिजायर डीएनए के रूप में हम 3 प्रकार के डीएनए यूज करते हैं। नंबर 1 सी डीएनए, नंबर 2 एस डीएनए और नंबर 3 रैंडम डीएनए। क्या बेटा, सी डीएनए, एस डीएनए और रैंडम डीएनए। इस सी डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस एस डीएनए को बोलते हैं सिंथेसिस डीएनए, सिंथेटिक डीएनए। ठीक है, और इस रैंडम डीएनए को रैंडम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम डीएनए ही बोलते हैं। देखो, सी डीएनए क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट पर। क्या बेटा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, आरएनए टेम्पलेट पर, आरएनए रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। क्या बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, आरएनए टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सी डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, सी डीएनए। बात मेरी समझ में आई? दोबारा देखो, आरएनए टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। क्या बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, सी डीएनए, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो, इस वर्ड को समझो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। देखो, डीएनए से जनरली क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। और जब ये प्रोसेस
बैकवर्ड होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? बैकवर्ड होता है। तो यहां पे क्या एंजाइम काम आता है, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स मीन्स उल्टा, ठीक है, मतलब जो उल्टा ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन है बेटा, क्रिप्टेज नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना करता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से डीएनए बना करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या हो रहा है? जो उल्टा आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डीएनए में, ठीक है। और जो इस प्रोसेस द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा जो आरएनए डीएनए में चेंज होगा, वो डीएनए क्या होगा? सीडीएनए होगा। क्या होगा बेटा? सीडीएनए होगा। बात मेरी समझ गई? नेक्स्ट आता है सिंथेटिक डीएनए या एसडीएनए। देखो एसडीएनए क्या होता है बेटा कि डीएनए टेम्पलेट पर, क्या बेटा? डीएनए टेम्पलेट पर, ये डीएनए टेम्पलेट है, इस डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, क्या बेटा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जो नया डीएनए रज्जु बनाया जा रहा है, जो नया डीएनए रज्जु बनाया जा रहा है या नया डीएनए बनाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एसडीएनए, सिंथेटिक डीएनए। क्या करें? सिंथेटिक डीएनए। ये किससे बना रहा है? आरएनए से बनाया जा रहा है। ये किससे बना रहा है? डीएनए से डीएनए बनाया जा रहा है। किसकी प्रेजेंस में? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंट में। तो उसे क्या बोलेंगे हम? सिंथेटिक डीएनए। दूसरा क्या? रैंडम डीएनए। ये क्या बेटा? डीएनए का एक खंड है। ये क्या बेटा? डीएनए का खंड जो किसी भी जीव के गुणसूत्र को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट करके बनाया जाता है। ये रैंडम डीएनए क्या है? डीएनए का एक खंड है जो किसी जीव के गुणसूत्र को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट करके बनाया जाता है, कट करके बनाया जाता है। तो मेरी बात समझ में आगे होगी कि वांछित जीन के ऊपर रूप में हम तीन प्रकार के डीएनए यूज कर सकते हैं, सीडीएनए, एसडीएनए और आरडीएनए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा परपोसी कोशिका, होस्ट सेल। चौथा आता है परपोसी कोशिका, होस्ट सेल। परपोसी कोशिका, होस्ट सेल। देखो परपोसी कोशिका क्या होती है भाई? हमने आरडीएनए बना लिया, ये हमारा आरडीएनए बन गया, मान लो ये हमारा आरडीएनए बन गया। ये हमारा आरडीएनए है। आरडीएनए मीन्स क्या? कि हमारा वांछित जीन है, इसमें क्या है? वांछित जीन है या वांछित डीएनए प्लस क्या है? वाहक डीएनए है। क्या बेटा? वाहक डीएनए। अब आरडीएनए को हमें क्या कराना है? इसका गुणन कराना है। क्या कराना है? इसका गुणन। तो गुणन कराने के लिए जिस कोशिका का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परपोसी कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? परपोसी कोशिका, होस्ट सेल। अब देखो हमें परपोसी कोशिका कैसी चाहिए? हमें इस डीएनए की, मतलब इस आरडीएनए की बहुत सारी कॉपी चाहिए, बहुत सारी कॉपी चाहिए। तो हम कैसी कोशिका लें? हम ऐसी कोशिका लें जो बहुत जल्दी डिवाइड होती हो, जो बहुत जल्दी विभाजन कर रही हो। मान लो एक कोशिका ऐसी है जो विभाजन 3 दिन में कर रही है या फिर और ज्यादा दिन में कर रही है, तो हमें मान लो लाखों कॉपी चाहिए तो बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। और एक कोशिका हम ऐसी करें जो मान लो 20 मिनट में या 15 मिनट में ही विभाजित हुए जा रही है, तो हमें 24 घंटे में बहुत सारी कोशिका मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? इसमें परपोसी कोशिका कैसी लेते हैं? जो तेजी से
विभाजन करती हो, तेजी से विभाजन करती हो, जिससे कम समय में हमें अधिक आरडीएनए प्राप्त हो सके, कम समय में हमें अधिक आरडीएनए प्राप्त हो सके। तो देखो बेटा, जनरली पर कोशिका के रूप में हम दोनों तरह की कोशिका यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या करते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक क्या करते हैं यूकैरियोटिक। एक क्या करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक क्या करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली जो सबसे अधिक यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं इकोलाई। और बेटा इकोलाई 20 मिनट में डबल हो जाता है। इकोलाई किसमें हो जाता है 20 मिनट में डबल हो जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में क्या है यीस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, यीस्ट यूज करते हैं या प्लांट सेल यूज करते हैं, पादप कोशिका या एनिमल सेल यूज करते हैं। पर मेनली जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं यीस्ट कोशिका, सॉरी इकोलाई, इश्चीरिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है। इश्चीरिया कोलाई क्या है बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बहुत फास्ट डिवाइडिंग सेल है। मेरी बात समझ में आई? तो इस प्रकार हम परपोषी कोशिका लेते हैं। तो परपोषी कोशिका का काम क्या होता है आरडीएनए का गुणन कराना, आरडीएनए का गुणन करना। हाँ एक बात मेरी और सुनिए ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा ये परपोषी कोशिका है मान लो हमारी, और इस परपोषी कोशिका ये बैक्टीरियल कोशिका मान लो आप इकोलाई। इस कोशिका में दो प्रकार के डीएनए, एक तो क्या है जीनोमिक डीएनए, ये तो क्या है जीनोमिक डीएनए, और ये दूसरा वाला क्या है बेटा वाहक डीएनए या प्लाज्मिड है। तो बेटा जब इस आरडीएनए को इसमें स्थानांतरित करेंगे, इस आरडीएनए को जब हम इस कोशिका में, इस होस्ट कोशिका में स्थानांतरित करेंगे, तो उससे पहले इस कोशिका से, वाहक कोशिका से हम प्लाज्मिड को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं प्लाज्मिड को। ये प्लाज्मिड हटाना पड़ता है। मेरी बात समझ में? तो हम यदि हमसे पूछा जाए कि आरडीएनए के लिए जो होस्ट सेल हम सेलेक्ट करते हैं उसमें किसको हटाया जाता है पहले, तो किसको हटाया जाता है इस प्लाज्मिड को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है प्लाज्मिड को। ये प्लाज्मिड हटाना बहुत जरूरी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि सिलेक्शन जब ये कोशिका जब ये आरडीएनए जब अंदर चला जाएगा, जब कोशिका रूपांतरित हो जाएगी, तो इस रूपांतरित कोशिका का सिलेक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हुए आपके बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स। तो आपके चारों टूल्स खत्म हो गए, एंजाइम खत्म हो गए बेटा, वाहक खत्म हो गए आपके, ठीक है, और डिजायर्ड जीन खत्म हो गई, और क्या हो गया होस्ट सेल भी आपकी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब तक हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए बेटा। हमने बायोटेक्नोलॉजी के क्या 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो देखो कौन कौन से स्टेप कंप्लीट कर लिए हमने। नंबर 1, तो डिजायर्ड जीन को अलग कर लिया, डिजायर्ड जीन या वांछित जीन को क्या कर लिया हमने अलग कर लिया। दूसरा हमने क्या किया वाहक या वेक्टर, वेक्टर का क्या कर लिया चयन कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया चयन कर लिया, और उसको क्या कर लिया हमने अलग कर लिया। क्या कर लिया अलग कर लिया, और इसका हमने क्या शुद्धिकरण भी कर लिया। चौथा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ बेटा, हमने वांछित जीन और वाहक जीन दोनों को एंजाइमों की तरह काट लिया, मतलब वाहक जीन एवं वांछित जीन, जीन को क्या कहा वाहक, तो इसको क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह काट लिया, और काट के हमने क्या बना लिया आरडीएनए, क्या आरडीएनए बना लिया। देखो बेटा इससे पहले हमने क्या किया वांछित जीन को जब अलग किया, फिर इसको पहले तो हमने क्या किया इसको कट किया, या फिर ये कहते हैं पहले तो हमने क्या किया इसे जिस कोशिका में था उससे बाहर निकाला, बाहर निकाल के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा, काटने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग करेंगे, अलग करने के बाद इसकी संख्या बढ़ाएंगे, इसकी क्या बढ़ाएंगे संख्या बढ़ाएंगे, और संख्या बढ़ाने के बाद क्या करेंगे इस वाहक के साथ हम जोड़ देंगे।
अब हमारा यहां तक आरडीएनए कंप्लीट हो गया बनके, हमारा आरडीएनए कंप्लीट हो गया बनके, मतलब ये 2 या 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस आरडीएनए का ट्रांसफर किसमें करना, परपोषी कोशिका में। तो क्या करेंगे, आरडीएनए का स्थानांतरण परपोषी कोशिका में करना है। तो वो देखो कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। आपको नोट्स इसी प्रकार मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आरडीएनए का या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, आरडीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। तो देखो बेटा, ये परपोषी कोशिका है हमारी, ये हमारा प्लाज्मिड है, इसमें इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, और इसको बोलते हैं वाहक प्लाज्मिड। तो ये क्या है, हमारी होस्ट सेल, परपोषी कोशिका, ठीक है। और ये हमारा आरडीएनए लिया, ये रहा हमारा आरडीएनए बेटा। ये हमारा आरडीएनए। अब क्या करेंगे, इस परपोषी कोशिका में आरडीएनए ट्रांसफर करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इस परपोषी कोशिका से इस प्लाज्मिड को हटाएंगे, जो इसमें पहले से प्लाज्मिड है उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, परपोषी कोशिका में उपस्थित प्लाज्मिड को अलग करेंगे, ठीक है। फिर इस कोशिका को क्या, इस आरडीएनए को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। इस होस्ट कोशिका को आरडीएनए ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। तो इसके लिए कैसे क्या प्रोसेस करते हैं देखो बेटा, ठीक है। देखिए, इस परपोषी कोशिका को पहले परपोषी कोशिका, इसको यह बोल सकते हैं वाहक रहित परपोषी कोशिका। इसको क्या करते हैं, पहले कैल्शियम सॉल्यूशन, मतलब ये डाइवेलेंट आयन, द्विधनायन, क्या बेटा, द्विधनायन सॉल्यूशन विलयन की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, द्विधनायन की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन प्लस लाइसोजाइम में रखते हैं। क्या लाइसोजाइम में से रखते हैं, बात समझ में आई। तो देखो क्या हुआ, ये लो भैया, हमने ये हमारी सेल थी परपोषी कोशिका, इसको क्या किया, द्विधनात्मक आयन सॉल्यूशन, द्विधनात्मक आयन का विलयन प्लस लाइसोजाइम में रखा। जब रखा तो क्या हुआ, इस परपोषी कोशिका की जो सरफेस है, इस परपोषी कोशिका की जो ये सरफेस है, इस पे क्या बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, छिद्र। तो ये परपोषी कोशिका कैसी हो गई, छिद्रित। ये परपोषी कोशिका कैसी हो गई बेटा, छिद्रित। परपोषी कोशिका में क्या बनेंगे, छिद्र बनेंगे, छोटे छोटे, जैसे बनेंगे छिद्रित परपोषी कोशिका। ये छिद्र बनते हैं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं। इसके बाद इस छिद्रित परपोषी कोशिका के साथ क्या रखते हैं हम,
हमारा आरडीएनए, क्या रखते हैं इसके साथ, आरडीएनए, क्या रखते हैं बेटा, आरडीएनए। और फिर इस आरडीएनए को इस कोशिका के अंदर ट्रांसफर जो करते हैं वो करते हैं हीट शॉक मेथड द्वारा। क्या बेटा, हीट शॉक मेथड द्वारा। हीट शॉक मेथड क्या होता है, देखो अब क्या करते हैं, इस छिद्रित परपोषी कोशिका प्लस आरडीएनए को हम किस में रखते हैं, इसको रखते हैं हम इसमें आइस में। किस में रखते हैं, आइस में। यहां रखो, इसे किस में रखा हमने, आइस में। ठीक है, किस में रखा, आइस में, बर्फ में। और फिर इसे बर्फ में रखने के बाद अब क्या होगा, ये जो आरडीएनए इसको बलपूर्वक इस कोशिका के अंदर प्रवेश करा देते हैं। इन दोनों को बर्फ में रखते हैं और उसके बाद कहते हैं इस आरडीएनए को इस परपोषी कोशिका में बलपूर्वक प्रवेश करा देते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, इस परपोषी कोशिका को कितने डिग्री, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। किस पे रखते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर दोबारा इस परपोषी कोशिका को किसमें रखते हैं, बर्फ में रखते हैं। किसमें रखते हैं, बर्फ में। और इस प्रकार ये जो आरडीएनए इस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है, इस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो दोबारा सुनो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, इस परपोषी कोशिका को, क्या बेटा, इस परपोषी कोशिका को वाहक रहित बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, वाहक रहित बनाते हैं। और वाहक रहित बनाने के बाद इसे द्विधनात्मक आयन का एक विलयन बनाते हैं। द्विधनात्मक आयन विलयन मतलब कैल्शियम का एक विलयन बनाते हैं। इसका कैल्शियम का विलयन बनाते हैं और उसमें लाइसोजाइम डाल के इस परपोषी कोशिका को डाल देते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, इसकी जो सतह होती है उस पर छिद्र बना देते हैं, छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं। अब ये कोशिका इस आरडीएनए को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई। इस आरडीएनए को ग्रहण करने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो अब क्या करते हैं, इसमें हीट शॉक मेथड यूज करते हैं। मतलब हीट देते हैं, तरह तरह से इसे ट्रीट करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये आरडीएनए इसमें प्रवेश कर जाता है। तो पहले क्या करते हैं हम, इस छिद्रित परपोषी कोशिका को, आरडीएनए को किसमें रखते हैं, आइस में, बर्फ में रखते हैं। किसमें रखते हैं बेटा, आइस में। और आइस में रखने के बाद क्या करते हैं, इस आरडीएनए को बलपूर्वक इस परपोषी कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। उसके बाद ये जो परपोषी कोशिका है इसमें प्रवेश कर गया, इसके बाद कैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखते हैं और फिर इसके द्वारा बाद में किसमें रखते हैं, बर्फ में। तो इस प्रकार इस परपोषी कोशिका में ये जीन स्थानांतरित हो जाते हैं, ये जीन स्थानांतरित हो जाते हैं। हालांकि जीन स्थानांतरण की और भी तकनीकें हैं जो हम आगे जाके जब टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन पढ़ाएंगे तब हम वहां पे आप डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात आपने यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए कि हमने किस प्रकार आरडीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हमारी परपोषी कोशिका में क्या होता है, आरडीएनए प्रवेश कर गया, मतलब हमारी परपोषी कोशिका क्या हो गई, अब रूपांतरित हो गई। क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। क्या हो गई बेटा, रूपांतरित हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन एवं गुणन करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन एवं गुणन। देखो, अब आरडीएनए परपोषी कोशिका को कैसे चयन करेंगे और कैसे गुणन करेंगे, तो इस चयन की जरूरत क्या है। देखो मेरी बात सुनो भाई, हमने ऐसा तो है नहीं है कि एक ही परपोषी कोशिका ली और एक ही डिजायर्ड जीन ली, ऐसा नहीं है, या एक ही आरडीएनए लिया। हमने बहुत सारी परपोषी कोशिका ली और बहुत सारे आरडीएनए लिया और इन सबको मिक्स किया और ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस फॉलो किया सबके साथ। अब हो सकता है
कुछ में प्रवेश कर गया हो और कुछ में प्रवेश नहीं कर गया हो। तो ये चीज हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं कि हम ऐसी कोशिका चाहते हैं, ऐसी परपोषी कोशिका चाहते हैं जिसमें आरडीएनए उपस्थित है। यदि उसमें आरडीएनए उपस्थित नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे? तो हमें ऐसी कोशिका का चयन करना है जो आरडीएनए इसमें प्रवेश कर चुका है। और बेटा जब इसमें प्रवेश कराते हैं तो मात्र 2 से 10% तक चांस रहते हैं कि आरडीएनए उस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाए। मेरी बात समझ में आई? तो इसका चयन करना होता है, इसका चयन करना होता है। और इसके चयन के लिए क्या होता है? किसका यूज करते हैं? मार्कर जीन का। किसका? मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन का। किसका? मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन का। तो देखो यहां हमने क्या लिया? इकोलाई लिया है। और हमने बताया था कि जो इकोलाई है, इसका ये प्लाज्मिड है। और इकोलाई के प्लाज्मिड में क्या होती है? 2 मार्कर जीन होती है। एक तो होती है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। क्या होती है बेटा? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है? और एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये क्या करती है? इन जीनों के कारण इस बैक्टीरिया पर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? दूसरी बात, जो वांछित जीन जोड़ती है वो या तो यहां जोड़ती है और या फिर यहां जोड़ती है। यदि मान लो यहां जुड़ेगी तो टेट्रासाइक्लिन का गुण खत्म हो जाएगा। यदि यहां वांछित जीन जुड़ी तो इस वाहक में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस रहेगा। एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं? परपोषी जो आरडीएनए परपोषी कोशिका इसका चयन करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? चयन करते हैं। बात समझे? अब इसके बाद कराते हैं उसका गुणन। क्या कराते हैं? गुणन। तो देखो गुणन कैसे कराते हैं। चयन में आपको पहले बता चुका हूं, अब देखते हैं गुणन कैसे कराते हैं। देखो बेटा, ये आरडीएनए परपोषी कोशिका है। इसका क्या करते हैं हम? संवर्धन माध्यम में इसकी क्या कराते हैं? खेती करते हैं एक तरह से, मतलब इसका कल्चर करते हैं। संवर्धन माध्यम में से डालते हैं, संवर्धन माध्यम में से डालते हैं। संवर्धन माध्यम को कहते हैं कल्चर मीडिया। क्या डालते हैं? कल्चर मीडिया में डालते हैं। और इसकी क्या कराते हैं? कल्चर मीडिया में जब डालते हैं तो इसकी क्या करती है? वृद्धि कराते हैं इन कोशिकाओं की, परपोषी कोशिकाओं की। या आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिकाओं में विभाजन कराते हैं। क्या कराते हैं? विभाजन कराते हैं, या मतलब गुणन कराते हैं। क्या करते हैं? गुणन कराते हैं। देखो बेटा कैसे कराते हैं, मेरी बात समझो। देखो हम घर में दही जमाते हैं, तो देखो ये हमारा मान लो एक लोटे में दूध है, समझने की कोशिश करना, दूध है, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं, जामुन, मतलब इस जामुन में क्या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। क्या बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अब हम क्या करते हैं कि जब इस दूध को जमाते हैं तो इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। और जब हम 12 घंटे बाद देखते हैं तो ये दूध किसमें बदल जाता है? दही में। किसमें बदल जाता है? दही में। देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमने इसकी संख्या बढ़ानी है लैक्टोबैसिलस की, इसकी लैक्टोबैसिलस की। तो हमने दूध में जब डाला इसने, तो इस बैक्टीरिया ने दूध को खाया। क्या किया? दूध को खाया। और दूध को खाके क्या किया? इसने गुणन किया। क्या किया? गुणन किया। तो हमारा जो ये लैक्टोबैसिलस ने गुणन किया तो लैक्टोबैसिलस इतने हो गए कि वो क्या हो गया? दही हो गया।
क्या हो गया, दही हो गया। तो इस दूध को हम क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम। क्या बोलते हैं बेटा, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम मींस क्या हुआ, मतलब वह माध्यम जो जीवाणु को या किसी कोशिका को वृद्धि करने के लिए, गुणन करने के लिए क्या प्रदान करे, उसके लिए न्यूट्रिशन, उसके लिए पोषण प्रदान करे, उसे क्या बोलते हैं, संवर्धन माध्यम। मेरी बात समझ में आई? तो हमने आरडीएनए युक्त कोशिका को संवर्धन माध्यम में डाला। संवर्धन माध्यम में डालने के बाद उसको वो सारी चीजें, वो सारी कंडीशन, वो सारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, सब चीज प्रोवाइड कराई जो उसके गुणन के लिए जिम्मेदार है या जरूरी है। उसके बाद क्या, हमने बहुत सारी कोशिकाएं प्राप्त हुई। हमें क्या हुई, बहुत सारी कोशिकाएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो मेरी बात समझते, ये क्या हो गया हमारा आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन। अब आता है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। क्या बेटा, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमें क्या हुआ, वांछित जीन मिल गई बहुत सारी। क्यों मिल गई वांछित जीन, कि भाई जब ये बैक्टीरियल कोशिका, ये बैक्टीरिया कोशिका जब ये बैक्टीरिया कोशिका विभाजित हुई होगी, ये बैक्टीरिया कोशिका विभाजित हुई होगी, तो उससे पहले क्या किया होगा इसने, मान लो ये उस कोशिका को दो कोशिकाओं में डिवाइड होना है, विभाजित होना है, तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, इन डीएनए को डबल किया होगा। इधर इसने जीनोमिक डीएनए को डबल किया होगा, इधर इसने क्या किया होगा, इस वाहक डीएनए को भी डबल किया होगा, या फिर इस आरडीएनए को भी क्या किया होगा, डबल किया होगा। तो आरडीएनए डबल हुआ होगा तो हमारी वांछित जीन भी डबल हुई होगी। क्या होगी, हमारी वांछित जीन डबल हुई होगी। जब ये कोशिका, दो कोशिका मरेगी तो एक कोशिका में ये चला जाएगा और दूसरी कोशिका में ये चला जाएगा। तो इस प्रकार और विभाजन होगा, तो हमें बहुत सारी वांछित जीन मिल गई। अब इन वांछित जीनों की क्या करते हैं, अभिव्यक्ति कराते हैं। क्या कराते हैं, वांछित जीनों की बेटा क्या कराते हैं हम, अभिव्यक्ति। वांछित जीनों की अभिव्यक्ति कैसे कराते हैं, कि इन वांछित जीनों को हम किसी कोशिका में, वांछित जीन की अभिव्यक्ति, इन वांछित जीन को या डीएनए को हम किसी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, किसी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। और स्थानांतरित जब करते हैं तो ये जीन क्या होती है, अपने आप को अभिव्यक्त करती है। क्या करती है, अपने आप को अभिव्यक्त। मतलब ये डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। बात समझ में? तो अभिव्यक्त हुई तो हमें प्रोटीन बनी। अब उस प्रोटीन को हम बाद में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अलग कर लिए तो हमें वांछित उत्पाद प्राप्त हो गए, हमें वांछित उत्पाद प्राप्त हो गए। मान लो हमने ये जो हमारी वांछित जीन, मान लो हमने इंसुलिन की जीन ली, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी। मतलब इंसुलिन प्रोटीन मिलेगी। क्या मिलेगी, इंसुलिन प्रोटीन मिलेगी। तो इस प्रकार हमें वांछित उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें वांछित उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल खत्म होता है। बात मेरी क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।